हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के केस स्टडी सेशन के साथ। और आज हम करने जाएंगे केस स्टडी नंबर 33 एंड केस स्टडी नंबर 34। ठीक है, दो केस स्टडीज़ हम करेंगे। तो प्लीज़ अपना आराम से बैठिए और फटाफट से सुनिए और ख़त्म करते हैं इस केस स्टडीज़ को भी। तो देखते हैं फटाफट से क्या है केस स्टडी नंबर 33। जयेश है जिनके 3 बच्चे हैं, सुभाष, गिरीश एंड राजेश। द एल्डेस्ट सन सुभाष रन्स अ शुगर मिल टेकन ओवर फ्रॉम हिज फादर Jayesh and as a family business. Okay, Rajesh, the third son of the Jayesh, also feels always feel ignored by his family. Looking for some fast, easy money, joins hand with the Mohan, a real estate agent who promises to pay Rajesh a commission in cash. It helps Mohan to buy 25 acres of land and hold the land in his name on behalf of one of the customers, Mannu, in good trust and good faith. मतलब राजेश जो था, जो एक बेटा राजेश द थर्ड सन ऑफ द जयेश, जो तीसरा बेटा था ये राजेश, वो हमेशा इग्नोर फील करता था और उसे पैसे कमाने की बहुत लत थी कि मैं फटाफट से पैसे कमाऊं। तो एक रियल एस्टेट एजेंट मोहन को जॉब मिलता है और मोहन से वो ऐसी डील करता है, प्रॉमिस करता है, ठीक है, कि वो जो है अपने नाम पे प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करवाएगा, जबकि प्रॉपर्टी किसी और की होंगी। और ऐसा वो प्रॉमिस जो है राजेश से कौन ले लेता है, मोहन ले लेता है, ठीक है। और उसके बदले में वो अच्छा खासा पैसा जो है राजेश को देगा, ठीक है। तो राजेश को तो वैसे ही लगता है पैसे कमाने की, तो वो फटाफट से इस पर एग्री भी कर जाता है। राजेश एग्रीज एंड परचेज अग्रीमेंट ऑफ फॉर 25 acres ऑफ लैंड वॉज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ राजेश एंड माधव, ठीक है। सब्सिक्वेंटली राजेश एंटर्ड इनटू सेवरल सिमिलर एग्रीमेंट्स इन हिज नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स। अब तो भाई उसको पैसे मिलते जा रहे हैं, तो वो ऐसे एग्रीमेंट्स में बार बार अपना नाम देता जा रहा है। इन द ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम राजेश ऑल्सो फॉर्म्ड अ कंपनी, जीवन ज्योति प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज JJPL, प्राइमरली इन द होटल बिजनेस, बट द सोर्स ऑफ फंडिंग वॉज सीक्रेट ड्रग्स डीलिंग। मतलब उसने अभी क्या किया, मीन टाइम में एक होटल का बिजनेस स्टार्ट किया। जो होटल का बिजनेस जो उसने स्टार्ट किया है ना, उसका नाम है JJPL। और जो उसका जो पैसा है, उसकी जो फंडिंग है, वो ड्रग डीलिंग से है, ठीक है। कहता है JJPL एक्सेप्टेड इलीगल मनीज इन कैश एज लेजिटिमेट बिजनेस ट्रांजैक्शन विद फेक इनकम एंड रिसीट्स। मतलब JJPL क्या करता है, इलीगल मनी को जो है कैश में लेता है और फेक इनकम और रिसीट्स के हिसाब से, और मनी जो होता है उसके बाद वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया जाता है JJPL के एज अ क्लीन मनी। मतलब JJPL को प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन के लिए, आप ऐसा कह सकते हो, 3 स्टेप्स जो हमारे पामला में थे उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। JJPL है कौन, बिजनेस है जो नया खोला है होटल का, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, राजेश also kept fraudulent records which did not demonstrate the current state of the business। अच्छा, रिकॉर्ड्स भी उसके सारे fraudulent हैं। Monies in the bank account of JJPL were also often transferred as legitimate business transactions to the bank account of RD Private Limited, which is also in the similar business like JJPL. Original source of money was thus disguised। मतलब जो ओरिजिनल सोर्स था, इससे ये गुम हो जाता है और असलियत में जिस बंदे के पास पहुंचना चाहिए उसके पास पहुंच जाता है। वही प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन आप कह सकते हो। उसके बाद JJPL also mobilized funds from various investors but were never utilized for the purpose which they were collected। उसने बहुत सारे इन्वेस्टर से भी पैसा लिया, लेकिन जिस पर्पस के लिए इन्वेस्टर से पैसा लिया गया उस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है। मतलब सारे गलत काम कर रहा है। राजेश ऑल्सो क्रिएटेड अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप कंपनीज, सब्सिडरीज एंड एसोसिएट कंपनीज विच वर मेनली पेपर एंड शेल कंपनीज। मतलब फेक कंपनीज दिखा रखी हैं, ठीक है। उसके अलावा JJPL also took loan from various banks and financial institutions. The fund were diverted and transferred to bank accounts of group companies from where they were systematically siphoned off and were used for the purchase of various properties in India and abroad। मतलब उसने क्या किया, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक से लोन्स लिए, ठीक है, अपनी फेक कंपनीज वगैरह, शेल कंपनीज को दिखाते हुए, और उस पैसे को वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया उनके बैंक अकाउंट्स में, ग्रुप कंपनीज के, और उस पैसे को अल्टीमेटली किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया, जैसे कि प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए यूज़ किया इंडिया में और इंडिया के बाहर, ठीक है। राजेश लेड अ लेविश लाइफस्टाइल। ऑब्वियसली भाई इतना पैसा कमा रहा है गलत काम से, लेविश तो लिएगा ही। ही ऑल्सो यूटिलाइज द इलीगल कैश फॉर लेविश स्टेज इन वेरियस होटल्स एंड इन नाइट क्लब्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। राजेश ऑल्सो हेल्ड सम प्रॉपर्टीज इन द नेम ऑफ हिज वाइफ सुगुना, बॉट फ्रॉम हिज नॉन लीगल सोर्सेज, दैट इज फ्रॉम हिज शेयर ऑफ इनकम इन द शुगर मिल। मतलब अपनी वाइफ के नाम पे जो प्रॉपर्टीज करे रखी हैं वो लीगल सोर्सेज से लिए हैं, जो उसकी शुगर मिल में से पैसा आता है, जो शुगर मिल उसके पापा का था, उससे जो उसका शेयर था उसमें से जो पैसा आता था उससे उसने प्रॉपर्टी खरीदी अपनी बीवी के नाम पे, जिसका नाम था सुगुना, ठीक है। महेश अ फ्रेंड ऑफ गिरीश। महेश एक फ्रेंड है किसका, गिरीश का। वो कंपनी सेक्रेटरी है एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी में, BBC लिमिटेड में, ठीक है। महेश के 5 लाख रुपीज़, महेश ने क्या किया, 5 लाख रुपए दिए गिरीश, 5 लाख रुपए का लोन दिया गिरीश को, जिसने हु इन टर्न गेव द सेड अमाउंट 5 lakhs टू अदर फ्रेंड रघु, जिसने आगे रघु को दिए, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए BBC लिमिटेड में। BBC लिमिटेड कौन सी कंपनी है, BBC लिमिटेड वो कंपनी है जहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी है कौन, महेश अ फ्रेंड ऑफ गिरीश, ठीक है। गिरीश जो है वो हमारा कंपनी सेक्रेटरी है BBC में। तो उसने क्या किया, महेश ने कुछ पैसे दिए गिरीश को और गिरीश ने आगे रघु को दे दिया, और रघु ने अल्टीमेटली क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया 5 लाख रुपए, कहाँ पर जाके, BBC लिमिटेड में, ऑन द बिहाफ ऑफ महेश,
ठीक है। महेश ऑल्सो एंश्योर दैट सम मनी इज पास्ड ऑन टू द वेरियस लेजिटिमेट कंपनीज टू बाय द शेयर्स ऑफ द बीबीसी लिमिटेड इन ऑर्डर टू इन्फ्लेट द प्राइस ऑफ द शेयर्स। मतलब शेयर्स के प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए, क्यों, इंटेंशन ये थी कि इन्वेस्टर्स की नज़र पड़े और इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाएं और डिस्करेज करें शेयर होल्डर्स को कि वो बायबैक स्कीम में अप्लाई ना करें। ठीक है, तो इसके ये इंटेंशन के साथ करा गया। उसके बाद राघव जो है वो इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ सुभाष। राघव जो है ब्रदर इन लॉ है किसके, सुभाष के। ठीक है, और वो एम्प्लॉयड करे गए हैं इन यूएई एंड नॉन रेसिडेंट इंडिया हैं, एनआरआई हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, राघव ने परचेज करी हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो मुंबई में है इन द नेम ऑफ वाइफ ऑफ रुपीज़ 75 लैक्स। ही पेड 40 लैक्स फ्रॉम एनआरई अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लैक्स थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम द सैलरी अकाउंट इन यूएई टू द सेलर अकाउंट एज एन एडवांस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। बहुत सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लाइन विद ऑल द प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स बट बैलेंस 25, लेकिन 25 लाख रुपीज़ उसने अननोन सोर्सेज दिए, तो मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ 25 लाख रुपीज़ वो क्या माना जाएगा, बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ठीक है, राघव ऑल्सो इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ वेरियस लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया इन द नेम ऑफ हिज वाइफ दिव्या हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया एंड हिमसेल्फ एज जॉइंट होल्डर्स फ्रॉम एन अकाउंट विच इज नॉट डिस्क्लोज टू द टैक्स अथॉरिटीज़। ये भी गलत काम है। ठीक है, उसके बाद Raghav also purchased a flat in Mumbai in the name of Divya and himself a joint holders from his NRE account. Okay. उसके बाद सुभाष एंड हैज़ अ मैरिड डॉटर मंगला हु इज़ इन अ यूके रेसिडेंट। ओके, सुभाष इन्वेस्टेड 1.5 करोड़ इन बैंक एफडी इन द नेम ऑफ मंगला विदाउट अ नॉलेज, मतलब उसकी नॉलेज में नहीं है, तो ये भी बेनामी हो गया। ठीक है, लेटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंक्वायरीज बाय द टैक्स ऑफिशियल्स मंगला डिनाइड द ओनरशिप ऑफ द सेट बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स टू बी मेड इन हर नेम। ओके, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कंडक्टेड द रेड ऑपरेशंस अगेंस्ट राजेश एंड हिज एसोसिएट्स and his wife obtained and his office obtained some inputs on the purported dubious financial transactions. ED seized incriminating documents, emails and WhatsApp chats during the raid. Okay, MCQs क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं MCQ से। द परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज बाय राघव इन द नेम ऑफ हिज वाइफ इन मुंबई ऑफ 75 लाख रुपीज़, तो वो बेनामी मानी जाएगी 25 लाख रुपीज़ के लिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अभी हमने स्टार्टिंग में ही इसको ऊपर जब पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय राजेश कैन बी कंसिडर्ड एज वैलिड एंड लॉफुल। कौन सी ट्रांजैक्शन को वैलिड एंड लॉफुल माना जाएगा? एज वो प्रॉपर्टी जो राजेश ने खरीदी है राजेश ने खरीदी है अपनी स्पाउस के नाम पे, और कंसिडरेशन जो है लीगल सोर्सेज से दिया, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, वो जो उसमें शुगर मिल का जो पैसा था, शुगर मिल वाली जो प्रॉपर्टी यहाँ पर शुगर मिल वाली जो खरीदी थी, तो उस केस में वो हमारी क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। उसमें बेनामी नहीं था कुछ भी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, थर्ड, शेयर ट्रेडिंग बाय रघु ऑन बिहाफ ऑफ महेश। जो शेयर ट्रेडिंग करी गई है उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहेंगे क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी था और वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, और ऑब्वियसली इनसाइडर ट्रेडिंग कहेंगे क्योंकि वो इनसाइडर प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो थी उसने रिवील करी थी कि और जानबूझ के प्राइसिंग को भी इन्फ्लेट किया गया था। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड का बी ऑप्शन हो जाएगा। कैन बी कंसिडर्ड एज अनलॉफुल ट्रांजेक्शन एज ट्रेडिंग इज इनडायरेक्टली डन इन द स्टॉक मार्केट बाय महेश द कंपनी सेक्रेटरी हु इज इनसाइडर प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। ठीक है, JJPL also took the loans from the various bank and financial institutions. The funds were diverted and transferred to bank accounts of group companies from where they were systematically siphoned off and were used for purchase of various properties in India and abroad. JJPL claimed such proceeds of crime to be untainted property, which among the statement is correct. भाई देखो सीधी बात, पामला के तहत जो भी ऑफेंसेस होते हैं, मैंने इसका ऐसा MCQ भी पूछा था उसमें अपने उसमें टेलीग्राम चैनल पे। तो जो पामला के ऑफेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, लेकिन बेल जो मिलती है वो कुछ कंडीशंस में मिलती है जो सेक्शन नंबर 45 में लिखी हुई है। तो लेकिन अगर सबसे पहले देखते हो तो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल माना जाता है, और सेक्शन नंबर 45 की कुछ कंडीशंस है, अगर वुमेन होती है, सिक होता है, इन्फर्म होता है, या 1 करोड़ से कम का अमाउंट होता है, तब जाके बेल मिलती है, वरना बेल नहीं मिलती। लेकिन एट फर्स्ट इंस्टेंस इट इज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, बट द पर्सन कैन बी गेट बेल्ड सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस, अगर वो भी कोर्ट को लगता है तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Fifth, monies in the bank account of JJPL were also often transferred as legitimate business transactions to the bank account of RDPL, which is also in the similar business like JJPL. In respect of the transactions done by JJPL, the crime money injected into the formal financial system is layered, moved or spread ओवर वेरियस ट्रांजेक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो बार बार वेरियस ट्रांजेक्शन्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है तो उसको लेयरिंग बोलेंगे। जब आप बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स में कन्वर्ट करते हो तो पामला के तहत 3 स्टेप्स होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। तो उसमें से लेयरिंग जो होता है वेरियस ट्रांजेक्शन्स में डालना, उसको लेयरिंग बोला जाता है। तो ऊपर ही जैसा हमने डिस्कस किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेयरिंग। डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं।
सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नीड नॉट नेसेसरली एप्लीकेबल टू द ओनली टू द पर्सन्स हु ट्राई टू हाइड देयर प्रॉपर्टीज बट ऑल्सो समटाइम्स अप्लाई टू द जेन्युइन प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड आउट ऑफ द डिस्क्लोज फंड्स ऑल्सो साइड द रिलेवेंट इंसिडेंसेज इन द केस गिवन अबव। तो मतलब सीधी सीधी बात है, ये कहाँ का पूछ रहा है, पीबीटी एक्ट के हिसाब से पूछ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जब आपके अनडिस्क्लोज फंड्स होते हैं तभी ऐसा नहीं माना जाएगा कि बेनामी ट्रांजैक्शन है। कई बार डिस्क्लोज फंड्स के होते हुए भी उसको बेनामी ट्रांजैक्शन माना जाता है। अब उसको केस लॉ से कैसे जोड़े, तो केस लॉ में हमने जब पढ़ा था तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, आपको याद होगा जब मैंने केस लॉ में पढ़ा था तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था ना, अभी केस स्टडी में, सॉरी केस लॉ कह रहा हूँ, केस स्टडी में हमने पढ़ा था ना ऊपर सबसे ऊपर पॉइंट कि उसने अपनी दीदी के नाम पे या किसी के नाम पे 1.5 करोड़ की एफडी खरीदी थी। यहाँ पर देखो इन्वेस्ट किया था 1.5 करोड़ रुपए, जो हमने 1.5 करोड़, ठीक है, उसकी नॉलेज के बिना खरीदा था, इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बेनामी बोला जाएगा। तो ये भी एक गलत काम हो गया। दूसरा, उसने उसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी जो उसने खरीदी थी, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा होटल से जो पैसा लगाया था, होटल का जो पैसा लगाया था, तो होटल में जो पैसा होटल का जो ओपन किया गया था तो वो ड्रग डीलिंग के पैसों से किया गया था, तो वो भी गलत है, तो वो भी हमारा इसके अंदर आ जाएगा। तो मतलब मिला जुला के ये है, अगर ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को लगता है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो गए कि सिर्फ और सिर्फ अनडिस्क्लोज फंड्स का होना ही ऐसा नहीं माना जाएगा कि बेनामी है। कई बार फंड्स कहाँ से आए ये भी पता होता है, फिर भी उसको बेनामी माना जा सकता है। तो ऊपर के आप एक दो एग्जांपल और लिख सकते हो, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है उसमें से आप ढूंढ के लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, राजेश फॉर्म्ड अ कंपनी JJPL प्राइमरली इन द होटल बिजनेस बट द सोर्स ऑफ द फंडिंग वॉज सीक्रेट ड्रग डीलिंग्स। बिल्कुल सही बात है, कहता है इस सीक्रेट ड्रग डीलिंग्स एंड देन डिस्गाइजिंग द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द मनी फॉर बिजनेस अप predicate offense, okay, is there any difference between a scheduled offense and a predicate offense? तो सबसे पहले तो कहता है कि predicate offense क्या ड्रग डीलिंग का करना और डिस्गाइज करना द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द मनी फॉर बिजनेस, क्या वो प्रेडिकेट ऑफेंस है, और कोई डिफरेंस होता है क्या शेड्यूल्ड ऑफेंस में और प्रेडिकेट ऑफेंस में? तो आप बताइए प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होता है। ऑब्वियसली हमने ऐसा टर्म पहली बार सुना है, वैसे मैं आपको बता दूं प्रेडिकेट ऑफेंस होता क्या है। देखो जो हमारा प्रेडिकेट ऑफेंस होता है ना, ऑफेंस जो होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं जो हमारे सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उनके, ठीक है। तो आप प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे सीरियस ऑफेंस होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये डिपेंड करते हैं, प्रेडिकेट ऑफेंस वो वाले ऑफेंस होते हैं जो डिपेंड करते हैं, ऐसे क्राइम्स जो इंडिपेंडेंट नेचर के नहीं होते, जो डिपेंड करते हैं किसी और डिपेंड करते हैं अनदर क्राइम पे, तो उसको प्रेडिकेट ऑफेंस बोला जाता है। तो जितने भी शेड्यूल ऑफेंस होते हैं वो एक तरीके से प्रेडिकेट ऑफेंस ही माने जाते हैं। तो पामला के तहत जितने भी ऑफेंस किए जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो इंडिपेंडेंट नेचर के नहीं होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर जो क्राइम्स होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तो पामला के जितने भी ऑफेंस होते हैं शेड्यूल ऑफेंस, वो सारे के सारे प्रेडिकेट ऑफेंस नेचर के ही होते हैं। और प्रेडिकेट ऑफेंस होता क्या है, जो एक कंपोनेंट होता है सीरियस क्राइम्स का, ठीक है, तो उसको बोला जाता है। तो अब प्रेडिकेट ऑफेंस हो गया, तो जितने भी शेड्यूल में पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, वो सारे के सारे प्रेडिकेट ऑफेंस ही होते हैं। तो यहाँ पर जो बोला गया है डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है ना, यहाँ पर आपको साफ साफ लिखना है देयर इज नो डिफरेंस इन द शेड्यूल ऑफेंस और द प्रेडिकेट ऑफेंस। द शेड्यूल ऑफेंस इज ओनली कॉल्ड एज अ प्रेडिकेट ऑफेंस एंड द अकरेंस ऑफ द सेम is the prerequisite for initiating the investigation into the offense of the money laundering। आपको जितना मैंने अभी वीडियो में बोला उतना ही ध्यान रखना है, और इससे ज़्यादा कुछ ध्यान भी रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कंपोनेंट ऑफ द मोस्ट सीरियस क्राइम्स होता है, और प्रेडिकेट ऑफेंस जो होते हैं वो हमेशा डिपेंडेंट होता है, कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, हमेशा वो दूसरे क्राइम के साथ ही किया जाता है, ठीक है। और जितने भी शेड्यूल्ड ऑफेंस होते हैं वो एक तरीके से प्रेडिकेट ऑफेंस ही माने जाते हैं। कौन इन्वेस्टिगेट करता है, वही पुलिस ऑफिशियल्स करते हैं, सेबी के लोग कर सकते हैं, आरबीआई के ऑफिशियल्स कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे क्या नाम है एनसीबी के ऑफिशियल्स कर सकते हैं, कस्टम ऑफिसर्स कर सकते हैं, वो सारे हमारे ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट द राजेश और JJPL और अदर कंसर्न पर्संस इन अबव केसेस फॉर एलिजिबल। पामला के तहत अगर कोई गलत काम किया गया है तो उस केस में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पेनल्टी हो सकती है। तो सेक्शन नंबर 4 की पेनल्टी लगाई जा सकती है, क्योंकि ड्रग डीलिंग में थे तो 3 से 10 मैक्सिमम 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, मिनिमम 3 इयर्स की सज़ा तो है ही। अगर अदर देन ड्रग डीलिंग्स होते हैं तो मिनिमम 3 इयर्स की सज़ा और मैक्सिमम 7 इयर्स की सज़ा होती है, ये भी आपको पता होगा। उसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली सेक्शन नंबर 5 के तहत अटैच भी किया जा सकता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा 180 डेज़ के लिए, और उसके बाद अगर साबित हो गया स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद 8th पॉइंट क्या कहता है द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कंडक्टेड द रेड ऑपरेशंस अगेंस्ट राजेश एंड हिज एसोसिएट्स आफ्टर इट ऑब्टेन्ड सम इनपुट्स
ऑन द परपेटेड डबियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जो रेड करी गई है, जब उनके पास इन्फॉर्मेशन आ गई उसके बाद, तो क्या बोल रहा है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द राजेश एंड हिज एसोसिएट्स, जब वो सर्च करा जाएगा ड्यूरिंग द रेड ऑपरेशंस, तो उनके पास क्या राइट्स होंगे। तो सेक्शन नंबर 18 में अगर आप देखोगे पामला के, तो साफ साफ वहाँ पर राइट्स वगैरह लिख रखे हैं कि उन्हें नोटिस दिया जाएगा, उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा, कोई भी फीमेल को सर्च नहीं किया जाएगा जब तक कोई फीमेल नहीं आएगी। सर्च हमेशा दो इंडिपेंडेंट, और उसके मतलब सर्च के टाइम पे दो इंडिपेंडेंट लोग भी होंगे। तो ये सारी बातें आपको सेक्शन नंबर 18 में लिखी हुई है। और सर्च किस वजह से हो रहा है वो भी आपको बताया जाएगा, लेटर लेके आएंगे, आपके साइन लेंगे, वो सारा प्रोसीजर सेक्शन नंबर 18 ऑफ पामला में आपको दिख जाएगा। उसके अलावा क्या राइट्स हैं राजेश के अगर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट होने के बाद क्या राइट्स होते हैं। देखो, सबसे पहले तो उसको ग्राउंड्स बताए जाएंगे कि क्यों अरेस्ट किया गया है। दूसरी बात, उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा, और ये सारे उसके पास जो होते हैं अरेस्ट के, वो सारे के सारे हमारे पास रहता है। बाकी अपील वगैरह तो है ही, जो वो बाद में कर ही सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा केस स्टडी नंबर 33। चलते हैं केस स्टडी नंबर 34 के पास। ठीक है, केस स्टडी नंबर 34 पे आते हैं।